हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सीयूईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों का जो कमेंट है वो आया कि सर हिंदी के रिगार्डिंग आप कोई वीडियो नहीं ला रहे हैं। गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया मेरे द्वारा और देखा गया कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज में हिंदी को रखे हैं। इसलिए हिंदी से संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं उनका एक पूरा मॉड्यूल तैयार करके आपके पास प्रेज़ेंट किया जा रहा है। 100 क्वेश्चंस के सेट रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप इसे शानदार तरीके से कीजिएगा। आई होप कि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट के साथ। मोटिवेशनल क्विट है कि लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। बिल्कुल सही कहा गया है कि लक का तो पता नहीं है, पर अगर आप मेहनत करते रहिएगा तो आपको अवसर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रय शब्द का उपसर्ग लगने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग क्रय शब्द में लगा देंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको देखना है वी, यानी कि विक्रय अगर हो जाए तो क्रय का उल्टा अर्थ निकलता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि संस्कृति का विशेषण है। तो आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए संस्कृति का विशेषण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना है। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो नदी को इंडिकेट करता है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो आपको पता होना चाहिए कि वह धीरे-धीरे वह काला कुत्ता है, ये क्रिया विशेषण है। नहीं, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो धीरे से बोलता है। तो धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, बोलने की विशेषता बता रहा है, तो इसे क्रिया विशेषण कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन की ओर चलिएगा कि मानक हिंदी से तात्पर्य है। तो मानक हिंदी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप जो है मानक हिंदी कहलाता है। चलिए गाइस थोड़ा कलर को चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये जो कलर है वो थोड़ा-सा विज़िबल कम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, तो कलर को थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। कौन-सा सही रहेगा? ये कलर सही है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो चारों वाक्य आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है चारों में से अच्छा शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित शब्द जो है वो परिणामवाचक होता है, ऑप्शन नंबर ए परिणामवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का जो संबंध है वो मूलार्थ व्यंग्यता से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्णानुसार उत्पन्न काल से भेद अनुदत्त है या अनुदात्त है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कृत प्रत्यय जो है वो 28 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कहता है मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। तो मैं खाना खा चुका हूँ इसका भूतकालीन भेद क्या होगा ये आपको इंगित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व भूत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है वृत्त धातु में एमुल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? तो वृत्त धातु में एमुल प्रत्यय अगर हम लगा दें तो व्रंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। तो कृष्ण ने गाना गाया इस वाक्य में आपको कर्ता कारक नजर आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता जो धारण नहीं करते हैं उसे यौगिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यौगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द हैं। तो अपने से बड़े के लिए हम लोग
श्रद्धेय का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी श्रद्धेय इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कहता है कि पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो परिचित नहीं है उसे संबोधित करने के लिए प्रिय महोदय शब्द का यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखिए, ये स्टार चिन्ह जो दिया है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर सी अनुनासिक सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको पता होगा कि मांडवी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है, जिंदा शब्द क्या है? तो आपको पता है जिंदा जो शब्द है वो एक प्रकार का विशेषण है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, इनमें अव्यय कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे जो है वो अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित शब्दों में धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता को बतलाता है। 25वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बनते हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? तो कौन सा पद जो है इक लगाने से नहीं बनता है, यानी तो सामाजिक जो है ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से पूर्व अगर हम अ लगा दें तो अव्यवस्था हो जाएगा और इसका अर्थ भी विपरीत हो जाएगा। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? आपको पता ही होगा कि क का उच्चारण कंठ से होता है। 28वां क्वेश्चन कहता है, य वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इस तरह के क्वेश्चन वर्णों के रिगार्डिंग तो लगातार पूछे जाते हैं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर बी मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। तो विशेषण आपको चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मिठाई जो है वो विशेषण है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। 31वां क्वेश्चन कहता है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीयों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, में विशेषण क्या है? तो आपको पता ही चल रहा होगा देखकर कि कुशल इसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि कुशल ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी देवनागरी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको हिंदी भाषा की लिपि में सित का भी प्रयोग मिलेगा, पर आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा की जो वास्तविक लिपि होती है वो देवनागरी होती है। चलिए 34वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वासित शब्द निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित शब्द जो है इसका प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। तो शीत इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तो तालव्य और नासिक्य जो है वो एक साथ ज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ शब्द जो है वो लंबोदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुनासिक सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्न में संयुक्त वर्ण कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि अक्ष त्र ज्ञ यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण का। 40वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? तो अंतस्थ वर्ण का उदाहरण जो है वो दंत तालव्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में किन दो वर्गों की द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड और ढ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है?
तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सु और री जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है हिंदी में। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन कहता है कि हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हल शब्द का प्रयोग स्वर के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 44वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में विषमादिबोधक कौन-सा है? तो विषमादिबोधक आपको पता होगा अरे है, ऑप्शन नंबर बी अरे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन-सा वर्ण मूर्धन्य है? आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ट जो है वो मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय ओह यानी कि कितना, ब बुखार, स मेरे नन्हे को, द यानी कि आपको बताना है कि इनमें से अव्यय कौन-सा है, ये आपको दिया गया है। आपको इन सब में से अव्यय कौन-सा है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है। तो आपको पता हो रहा होगा देखकर कि अभिष्ट शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों है। 48वां क्वेश्चन कहता है कि व्यंजनों में बताइए कि कौन-सा वर्ण महाप्राण है। तो आपको पता होना चाहिए कि ख जो है वो प्राण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन-सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ कौन-सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट जो है वो ओष्ठ नहीं है। आगे देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क वर्ग के सभी वर्ण उच्चारण स्थान के हिसाब से अगर कह ले तो कंठ कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर यानी कि डॉक्टर शब्द में आ जो आ रहा है, ध्वनि किस भाषा से आई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आगे देखिए 52वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53वां क्वेश्चन कहता है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये तो सिंपल है कि वर्षा हो रही है, यानी कि किसी काम के कंटिन्यू होने का बोध हो रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशु शब्द का विशेषण है। तो पशु शब्द का जो विशेषण है वो देखकर ही पता चल रहा होगा कि पार्श्विक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन-सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको पता चल रहा होगा कि बहन जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है इम्पोर्टेंट है कि वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु का क्या हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लचकीला में कौन-सा ईला जो है वो प्रत्यय प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो पहले प्रयोग करते हैं और प्रत्यय जो है वो अंतिम में प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। तो अभी मैंने कहा प्रख्यात में पहले प्रयोग होगा तो प्र हो जाएगा, उपसर्ग में पहले प्रयुक्त होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माताजी को तेज ज्वर है, उपयुक्त शब्द में दोष है। तो ये सारा शब्द जो आपको पढ़कर सुनाया गया, इसमें कौन-सा दोष है ये आपको बताना है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पक्ष दोष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन-सा है? तो आपको पता देखकर चल ही रहा होगा कुलीन जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि विवाह में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन-सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? तो क्रियार्थक संज्ञा कौन-सा है? गणना, ऑप्शन नंबर सी से बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को जो परिवर्तित कर दे उसे उपसर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में अव्यय का कौन-सा भेद नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि विचार
विचारित बोधक अव्यय नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा अति, यानी कि अति को आचार से पहले लगा देंगे तो अत्याचार हो जाएगा, जो कि एक जुल्म है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पितृ शब्द में इक लगाने पर क्या शब्द बनेगा। तो आपको पता ही होगा कि पैतृक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी बिकाऊ जो है वो कृदंत प्रत्यय से बना है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो आपको 69 नंबर क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा मलिन जो है वो प्रत्यय युक्त है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि अ और अह जो है ये अयोग वाह वर्ण है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पे दो और उसके साथ दो लौ आधा और पूरा लौ का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए जो वर्ण है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तालव्य दंतश तालव्य मूर्धन्यश दंतश और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल आदि अनुनासिक वर्ण हो जाएगा और वहाँ उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचम। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि अक प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक में अक लगा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब जो है वो नासिक व्यंजन है। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि भिड़ंत जो है वो कृदंत शब्द है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो आपको देख कर ही पता चला ऑप्शन नंबर सी क और ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा ये सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वरों को हल नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। तो देखकर ही पता चल रहा होगा कि ख और घ जो है वो महाप्राण वर्ण है। आगे 84 नंबर क्वेश्चन है कि मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो मूल धातु से पहले प्रयोग करने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 46 यानी कि 46 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला में 26। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन जो है वो ड और ढ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ड ढ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कहता है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है वो तालव्य और दंतश है, इसे ध्यान में रखना है। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये जो है ये भाववाचक संज्ञा को बोध करता है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द में जो उपसर्ग लगाया गया है वो प्रति लगाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 जो है वो मूल स्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 कहता है कि निम्नांकित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो सही आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो धातु शब्द में अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज शब्द को
स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का प्रयोग किया जाएगा, तब अनुज कहलाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलज जो है वो योग रूढ़ है। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौ, छ, जौ, झ, ञ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा ये जो ध्वनियाँ हैं ये तालव्य कहलाती है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि 33 व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर जो है ए और ओ है, ये आपको ध्यान में रखना है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। तो संयुक्त अक्षर की अगर बात कर ले तो क्ष, त्र और ज्ञ जो है वो संयुक्त अक्षर है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से बोध वर्ण कौन सा है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा ह जो है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ह इसका बोध वर्ण सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के जीके या आज के हिंदी सीरीज़ का कि निम्न में कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि च, छ, ज, झ, य। तो इसी के साथ हमने हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सीयूटी में हिंदी लैंग्वेज पेपर को रखा है तो आपको इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके 1, 2, 3 वीडियो और मैं अपलोड कर दूँगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको समझने और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, उतना समय है नहीं आपके पास। आप चारों ऑप्शंस को अच्छा से देखिए और देखकर रिवीजन लगाइए, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। आगे की क्लासेस में फर्दर इसके थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा के बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।